Okay, guys, Bismillahirrahmanirrahim. Today's class will be talking about actually consequences of World War One. आज का आखिरी लेक्चर होगा वर्ल्ड वॉर वन के बारे में, ठीक है। और ये लेक्चर जो है it is actually about we have done actually that Germany paid a huge loss in form of infrastructure, in the form of actually money, resources, territories. Okay, so अभी जो दूसरा आर्गूमेंट था जो जर्मन्स इस्तेमाल करते थे वो है वॉर रिपेरेशंस। वो कहते थे कि भाई जो जंग थी वो तो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी तो शुरू नहीं की थी, ये शुरू की थी किसने? तमाम एम्पीरियल स्टेट्स ने, तमाम एम्पीरियल पावर्स ने। वो रशिया भी था उसमें आपका फ्रांस भी था, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन भी है, सही है। तो लिहाजा क्यों हम सिर्फ वॉर रिपेरेशंस की कास्ट जो है वो अदा करेंगे, क्यों? तो पहला कास्ट जो अलाइड पावर ने रखा था वो था 6,600 मिलियन रुपीस, विच वाज 64 बिलियन डॉलर्स। ये 64 बिलियन डॉलर्स थे उस वक्त, ठीक है। 64 बिलियन डॉलर्स वर imposed, they wanted to impose it, okay? वो चाहते थे कि हम जर्मनी पर इतना जुर्माना लगाएंगे वार रिपेरेशंस का। वार रिपेरेशंस का क्या मतलब है कि जितने नुकसान दूसरे ममालिक के हुए हैं, खासकर फ्रांस और बेल्जियम के, क्योंकि बेल्जियम गेटवे था वर्ल्ड वॉर वन का और फ्रांस जो है सबसे सेंटर जो जंग की थी वो फ्रांस थी। तो लिहाजा जो एलाइड पावर्स थे, माइट इज राइट की बात थी, उन्होंने बिल्कुल कोई आर्गूमेंट्स नहीं पूछा था, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था जर्मनी का। बाद में उन्हों से ज़बरदस्ती जो है उस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज पर साइन ली गई थी से जर्मन से। तो लिहाजा फिर बाद में जर्मन क्या कहते थे, और ये सबसे पहले एलाइड पावर चाहते थे कि हम उन पर 6600 मिलियन पाउंड्स जो है वो उन पर हम क्या करें, वो उन पर जुर्माना लगाएं, जो बनते हैं 64 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। लेकिन बाद में ये बन गए, ये इट बिकेम हाफ ऑफ एक्चुअली इट, ठीक है। और ये हाफ हो गए तकरीबन 34 बिलियन डॉलर्स। उस वक्त 34 बिलियन डॉलर्स जो हैं किसको जुर्माना कर दिया गया? जर्मनी को जुर्मा कि जर्मनी कितने सालों में, तकरीबन 30 ईयर्स उनको दिए गए थे कि 30 ईयर्स में आपको ये फाइन जो है ये भरना होगा ताकि बेल्जियम जो है वो रिस्टोर हो जाए, ताकि फ्रांस जो है वो रिस्टोर हो जाए। सो दिस वाज एक्चुअली देयर प्लान। सो इट वाज मेड 2000 मिलियन में 2000 मिलियन जुर्माना कर दिया गया था, और बिलियन में 34 बिलियन डॉलर्स उन पर जुर्माना लगाया गया था। सो दिस वाज एक्चुअली वॉर रिपेरेशन। नाउ रिमेंबर, हियर वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग। पहले ये क्या चाहते थे? 6,600 मिलियन डॉलर उनको हम जुर्माना करेंगे ताकि जर्मनी क्या हो जाए, वो इकोनॉमिक टर्मोइल पर जाए, वो इकोनॉमिकली तबाह हो जाए, ताकि वो जल्दी से रिकवर ना हो। दिस वाज द एलाइड पावर प्लान। ये एलाइड पावर की एक मतलब रियल मंसूबा थी, सही है। सो नाउ देयर इज अनदर वन टॉपिक। ये हो गया आपका मतलब वॉर रिपेरेशन का कॉस्ट। नेक्स्ट वन ये है रिडक्शन, जो दूसरा टॉपिक है, रिडक्शन एंड टेरिटरी। अभी दोबारा जो है जर्मन्स और हंगेरियन और एस्ट्रियंस, ओके, रिडक्शन ऑफ टेरिटरीज, कि भाई जंग तो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, जंग तो सिर्फ जर्मनी ने शुरू नहीं की थी, बल्कि इसमें रशिया भी इन्वॉल्व था, साथ में जो है और भी एलाइड पावर्स, मतलब ब्रिटेन जो था, ओटोमन एम्पायर, जितने भी है, खासकर एलाइड पावर भी इसमें शामिल है। तो रिडक्शन ऑफ टेरिटरी क्यों सिर्फ सीपी पर हुई, यानी सेंट्रल पावर की टेरिटरीज क्यों ली गई? ये भी होना था कि एलाइड पावर से टेरिटरीज भी कुछ हमें लेना चाहिए थे, सही है। यानी एलाइड पावर्स की भी कुछ टेरिटरीज जो है वो उनको एज अ मैंडेट लोन को देना चाहिए थे लीग ऑफ नेशन को। क्यों? हमारे ही कॉलोनी, हमारे ही इलाके कुछ एलाइड पावर को दिए गए और कुछ एज अ मैंडेट किसको दिए गए? लोन को दिए गए। और लोन कौन थे? वो कहते हैं लोन इज जस्ट ए ग्रुप ऑफ द एलाइड पावर। वो कहते हैं कि लोन जो है वो तो एलाइड ग्रुप की यही पावर है, एलाइड ग्रुप की एक ग्रुप है।
क्योंकि लोन जो काम करता था लीग ऑफ नेशन, वो एलाइड पावर के मुताबिक एलाइड की डिजायर्स को फुलफिल करते थे। डू यू अंडरस्टैंड? सो वो कहते हैं अगर आप हमारे टेरिटरी यानी हमारे टेरिटरी को मैंडेट्स बनाकर, मैंडेट्स का मतलब कि यू हैव टू प्रिपेयर इट फॉर फ्यूचर इंडिपेंडेंस एंड मेक इट इकोनॉमिकली ग्रो। सो अगर हमारे टेरिटरीज मतलब काट दिए जाते हैं, हमसे लिए जाते हैं, तो ये एलाइड पावर्स को से भी कुछ टेरिटरी तो लेना चाहिए। सो दिस वाज एक्चुअली देयर आर्गुमेंट अगेंस्ट ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ठीक है, नाउ हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग। वो कह रहे हैं कि क्या क्या रिडक्शन ऑफ टेरिटरी में नाइंसाफी क्या है। दे से AH was completely dissolved। जो हंगरी थी उनको उन्होंने क्या किया था, कंप्लीटली डिसॉल्व किया था। अगर आप उस नक्शे में देख लें, अभी जो ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर था, यानी ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था, वो तो सबसे बड़ा एम्पायर था उस वक्त। ठीक है, तो बाद में उनको छोटे छोटे करके दरमियान में पोलैंड को बड़ा बना दिया। तो सो व्हाई देयर वाज ये ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर को क्यों डिसॉल्व कर दिया गया? जर्मनी को भी डिसॉल्व होना चाहिए था, सॉरी ब्रिटेन को भी डिसॉल्व होना चाहिए था, एलाइड पावर्स की जितने भी, फ्रांस को भी डिसॉल्व होना चाहिए था। सिर्फ ऑस्ट्रिया हंगरी को क्यों कंप्लीटली डिसॉल्व? ये था ऑस्ट्रिया हंगरी की एम्पायर का नक्शा, इसी तरह था उस वक्त, सबसे बड़ी एम्पायर थी उस वक्त। ठीक है, बाद में क्या करे, छोटा सा हंगरी बनाया और छोटा सा ऑस्ट्रिया बनाया गया। उनको उनकी जितनी भी टेरिटरीज थे वो दूसरे इंडिपेंडेंट यानी दूसरे टेरिटरीज को उन्होंने शामिल किए और उनको इंडिपेंडेंस दी और नई नए कंट्रीज आए, जिस तरह लिथुआनिया, एस्टोनिया, लेटवा, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड। और पोलैंड जो है वो, पोलैंड में भी ऐसे टेरिटरीज थे जो जर्मन की भाषा बोलते थे, जो जर्मन की लैंग्वेज बोलते थे, फिर भी पोलैंड को दिए गए। अल्लाह का पोलैंड तो पॉलिश के लोग हैं, वो तो पॉलिश की ट्राइब्स है, वो तो पॉलिश बोलते हैं। So why were they given the territories which had same culture of Austrian and Hungary, but they were given to Poland? वो पोलैंड क्यों दिए गए? सही है। So this was their argument. Okay. Now here is एक experts के मुताबिक most of the industrial territory went to, most of the industrial territory of home, याद रखिए इसको, यहां पर मैं लिखता हूं AH, ऑस्ट्रिया हंगरी के ज्यादा इंडस्ट्रियल टेरिटरी वो किसको दिए गए? वो किस मुल्क को? वो जो नया मुल्क था चेकोस्लोवाकिया को, चेकोस्लोवाकिया को दिए गए। जिस तरह हंगरी के इंडस्ट्रियल टेरिटरीज जर्मनी को दिए गए, इसी तरह जिस तरह मतलब जर्मनी के टेरिटरीज पोलैंड को दिए गए इंडस्ट्रियल टेरिटरी, इसी तरह ऑस्ट्रिया और हंगरी के एम्पायर के इंडस्ट्रियल टेरिटरीज वो किसको दिए गए? वो चेकोस्लोवाकिया को दिए गए, जो एक नया इंडिपेंडेंट कंट्री थी। डू यू अंडरस्टैंड? पहले तो ये नहीं थे, तो बाद में ये एलाइड पावर ने बनाया ना, वो कब को याद नहीं है। लिथुआनिया को आज़ादी दी, एस्टोनिया को आज़ादी दी, वर्सली के बाद पोलैंड को बनाया गया, चेकोस्लोवाकिया को बनाया गया, यूगोस्लाविया को बनाया गया। ये बोस्निया और सर्बिया एक होकर यूगोस्लाविया बनाया उन्होंने, क्योंकि वहां पर अगर आपको ब्लैक हैंड याद है, ब्लैक हैंड में क्या, ब्लैक हैंड चाहते थे कि बोस्नियन एंड सर्बियन शुड बी वन। तो वो ट्रीटी ऑफ वर्सली में बाद में एलाइड पावर ने यही किया कि जो बोस्नियन थे और सर्बियन थे, उनको इकट्ठे के एक बड़ा मुल्क बनाया गया, एक बड़े टेरिटरी, जिसको हम कहते हैं यूगोस्लाविया। एक है चेकोस्लोवाकिया, दूसरा है यूगोस्लाविया। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सजान प्लीज मेक इट बेटर। ओके, नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। हमने क्या किया कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था, AH एम्पायर था, ठीक है, उनको डिसॉल्व करके कंप्लीटली इनको 3 हिस्सों में बांटा गया। इंडस्ट्रियल जोन्स जो थे, इंडस्ट्रियल जोन्स,
ऑस्ट्रिया हंगरी के इंडस्ट्रियल जोन्स दिए गए, जिक को दिए गए या चिकस्लोवाकिया को, ठीक है, स्लोवाकिया सॉरी, चिकस्लोवाकिया को दिए गए इंडस्ट्रियल जोन, और ऑस्ट्रिया को अलहदा किया गया जिसमें ऑस्ट्रियन रहते थे, और हंगरी को अलहदा जो है उनको क्या बनाया, उनको अलहदा स्टेट बनाया, इसको अलहदा स्टेट बनाया। लेकिन इसकी जो ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर थी उसकी इंडस्ट्रियल जोन कहां पर चली गई, चेकोस्लोवाकिया को। जिस तरह इंडस्ट्रियल जोन ऑफ जर्मनी किसको चली गई, ये तो मैं एमसीक्यूज में भी लाऊंगा, याद रखिए, पोलैंड को, सही, यानी पोलैंड को। एंड और वो कौन से आर्गुमेंट्स इस्तेमाल करते हैं कि भाई आप बहुत काबिल बंदे हो, आप बिजनेसमैन हो, तो लिहाजा उनको आप बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो करोगे। सी हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। अभी ये क्यों उन्होंने डिवाइड किया, एक तो ये था कि जर्मनी को और ऑस्ट्रिया हंगरी को इस तरह हम इकोनॉमिक टर्मोइल में डाल दें कि वो जल्दी से रिकवर ना हो सके। दूसरी, जब इन मुल्कों से, हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग, जब इन मुल्कों से इंडस्ट्रियल जोन चले गए, किस मुल्क से, ऑस्ट्रिया से, हंगरी से और जर्मनी से। नाउ ऑस्ट्रिया हंगरी पर मैं शॉर्ट लिखता हूं, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी से जब उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन लिए, when they lost industrial zones, जब उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन को लॉस्ट किया, ठीक है, तो क्या हो गया, इस पॉइंट को याद करें, they were engulfed by the economic crisis। अभी क्या हो गया कि जब ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर को तोड़कर ऑस्ट्रिया हंगरी बनाया गया, जर्मनी के टेरिटरीज, इंडस्ट्रियल टेरिटरीज पोलैंड को दिए गए, कुछ जिक्स्लोवाकिया को भी दिए गए थे, लेकिन ज्यादातर पोलैंड को दिए गए थे, ठीक है। When they lost industrial zones, remember, they were engulfed by the economic crisis। अभी इनकी माली बहरान जो है इनमें आ गए, कौन से मालिक में, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी, क्योंकि इनके इंडस्ट्रियल जोन तो चले गए थे। सो व्हाट हैपेंड, अभी ये चाल थी, किसका चाल थी, ये था चाल अलाइड पावर की। क्या हो गया, मैं रेस दिस गाइस, ओके, लेट मी राइट पॉइंट वाइज। So what happened, this point को याद करें, they soon sought loan from loan, they soon sought loan from loan। क्या मतलब, उन्होंने बहुत जल्दी कर्जे लिए, किससे लिए, लोन से लिए। तो लोन जो था, उनकी मेंबर्स कौन थे, उनके अलाइड पावर थे। तो अलाइड पावर ने इन स्टेट्स को, हंगरी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी को अपने पाव में दबोच दिया, क्योंकि अभी लोन उनको कर्जे दे रहे थे। लोन पेड द लोन टू ऑस्ट्रिया, हंगरी और Germany. Now they paid the loans. When they paid the loans, again they were enslaved, yeah, entangled. They were enslaved. I'll put it here. Trapped by AP. अभी इनको फिर से फंसा दिया गया, किस चीज में, कर्जों में। Do you understand? ये उनकी चाल थी। अभी लीग ऑफ नेशन जो थे, जिस तरह यूएन है आज का, उस वक्त लीग ऑफ नेशन था। लीग ऑफ नेशन को वुडरो विल्सन ने बनाया था। ये उसकी आखिरी पॉइंट थी कि एन इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड बी एस्टैब्लिश टू प्रिजर्व द पीस, ठीक है, ताकि वो पीस को बरकरार कर सके। तो लीग ऑफ नेशन में जितने भी ममालिक थे, उस पर असर रसूख किसका था, एलाइड पावर्स के था, मतलब फ्रांस का, इंग्लैंड का और इटली का और जापान का और फ्रांस का, एक्सेट्रा। ओके, सो दिस वाज एक्चुअली देयर प्लान। नाउ हियर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, जब ट्रीटी ऑफ वर्सली हो गई, द होल यूरोप और द होल वर्ल्ड
divided into two groups, into two blocks, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। किस तरह? Here is an interesting thing. Now the question is कि जब ये हो गया, अभी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के इन कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से तमाम दुनिया जितने भी कॉलोनीज हैं, जितने भी टेरिटरीज हैं, या खासकर जो सेंट्रल यूरोप था, वो 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो गया, 2 ब्लॉक्स में। ठीक है? किस तरह? वो ब्लॉक जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के फेवर में थे, इन फेवर, यहां पर मैं लिखता हूं इन फेवर, वो ब्लॉक जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के फेवर में थे। ठीक है? नेक्स्ट वन, ट्रीटी ऑफ वर्स, वो ब्लॉक जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के अगेंस्ट थे, अगेंस्ट टीओवी। ओके? ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के अगेंस्ट थे। तो ये हो गया आपका, यहां पर मैं वैसे लिखता हूं, इस तरह नहीं कि ये लाजमी ये नेम्स है, ब्लॉक ए, ये हो गया आपका ब्लॉक बी। जरूरी नहीं कि आप इसको दे दे, ऐसे दे दे कि आप मतलब समझ सिर्फ आ जाए। ओके? इस तरह था हिस्ट्री में नहीं कि ब्लॉक ए उनको कहता था, ब्लॉक बी उनको, बस सिर्फ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, वो ग्रुप जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के फेवर में थे, कि तो बहुत अच्छा हो गया कि ये ट्रीटी हो गई। क्या हो गया यहां पर? हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस इन क्लास, उसके बाद आपको तो पता चल गया कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के अगेंस्ट कौन थे? जर्मनी था, यहां पर लिखते हैं, ऑस्ट्रिया था, हंगरी थी, जो नए नए मतलब नए नए क्या बनाए गए थे? नए नए स्टेट्स बनाए गए थे। अल्लाह का ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था। ठीक है? दूसरा ओटोमन एम्पायर था, जो तुर्की बनाया गया था, ओटोमन एम्पायर, यहां पर मैं लिखता हूं तुर्की ताकि आपको याद हो। ये लोग तो इनके अगेंस्ट थे, क्योंकि वो तो कह रहे थे हमारे टेररिज्म से लिए गए, ठीक है, हमारे कॉलोनीज हमसे छीने गए, हमारे टेरिटरीज डिवाइड कर दिए गए, हमारे लोगों को दूसरे कबीलों के साथ मतलब इकट्ठे कर कर और अलहदा जो है इंडिपेंडेंस दिया गया। सो व्हाई डिड दैट हैपन? ठीक है? तो ये तो इनके अगेंस्ट है। अब ये फेवर में कौन थे? इट इज इंटरेस्टिंग थिंग। फेवर में था फ्रांस। फ्रांस कहते हैं ये तो ठीक है, फ्रांस। ठीक है? ये हो गया आपका ग्रेट ब्रिटेन, जीबी, यहां पर मैं शॉर्ट लिखता हूं ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। सही है? थर्ड कौन फेवर में था? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन। नो 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 नो, यूएसए को यहां पर ना लिख लो। नो नो नो, यहां पर अभी पॉइंट है, यूएसए ने जब अभी आ रहे उसको छोड़ो, यहां पर फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, नहीं, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन था, यूके तो हो गया ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अभी आ रहे सब चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी। बस इन दोनों, ये दोनों फेवर में थे। अभी आप कहेंगे सर यूएसए किधर चला गया, रशिया किधर? अभी क्या हो गया यहां पर? इज इंटरेस्टिंग थिंग। नाउ हियर लिसन टू मी। रशिया वेंट अगेंस्ट द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। रशिया इस ब्लॉक में आया। क्यों रशिया इस ब्लॉक में आया? रशिया कह रहा था कि भाई सबसे ज्यादा सोल्जर की लॉस तो मेरी हुई और आप लोगों ने ना मुझे बुलाया, ठीक है, और ना मुझे कुछ टेरिटरी मिल गए, मेरे तो अपनी टेरिटरी जो है वो लॉस हो गई, जैसे एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया बन गया। सही है? तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफी, लिहाजा इसको रिवाइज कर दिया जाए, वरना हम इसके खिलाफ है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, लिसन टू मी। व्हाई रशिया वेंट अगेंस्ट ट्रीटी ऑफ वर्सलिस? कि ये नाइंसाफी इनके अगेंस्ट हो गए। इनको तो उन्होंने माना था लेकिन अगेंस्ट हो गए, क्योंकि अभी सवाल ये पैदा होता है, सर व्हाई रशिया वाज नॉट इनवाइटेड into the treaty of Versailles? There are two reasons. ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में रशिया को इनवाइट नहीं किया गया था, रशिया को, इनकी मैं रीजंस आपको बता रहा हूं। एक ये वजह था,
सिविल अनरेस्ट, वहां पर खाना जंगी थी, ठीक है। वहां पर कैसर को हटा दिया गया था, सही है, और आरजी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आया था। बाद में वो फेल हो गया, तो फिर कौन आया? एलख लेनिन जो है वो आए, और उन्होंने कम्युनिस्ट को क्या किया? कम्युनिस्ट को मुतारिफ की, और कम्युनिस्ट जो है उनकी इन्फ्लुएंस आ गई, और वो एक नए कंट्री बन गई जिसको हम कहते हैं यूएसएसआर। यूएसएसआर, सही है, यूनाइटेड सोवियत रशिया, ओके, यूनाइटेड सोवियत रशिया। अभी उसको डिस्कस करेंगे कि कम्युनिज्म किस तरह गया, सही है, व्हाई हाउ कम्युनिज्म केम इनटू रशिया। हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। ये हो गया आपका सिविल अनरेस्ट, तो सिविल अनरेस्ट तो आ गई। सेकंड, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, इसी वजह से ये मेन रीजन था। सिविल अनरेस्ट तो था, लेकिन इतना नहीं था कि आप उनको ना बुलाएं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से उनको नहीं बुलाया गया था। किस तरह ना, ये लोग जो थे एलाइट पावर वाले, ये तो आपके कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे, कैपिटलिस्ट थे, दे वर कैपिटलिस्ट यार। एलाइट पावर आपके कौन थे? कैपिटलिस्ट थे, ठीक है। और जो रशिया था वो आपका कम्युनिस्ट था। तो जो जंग जारी है वो तो कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म के दरमियान में है। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में रशिया को इनविटेशन नहीं दी गई थी, क्योंकि ये जो एलाइट पावर थे वो तो कम्युनिज्म से डरते थे कि अगर कम्युनिज्म जो है इस तरह नहीं कि उनकी इंफ्लुएंस यूरोप में बढ़ जाए, और इस ट्रीटी ऑफ वर्सली में रशिया को हम अहमियत दे या यूएसआर को, और इनकी इंफ्लुएंस जो है यहां पर आ जाए, और इन इंफ्लुएंस की वजह से हमारी जो प्रोडक्शन और कंज्यूमर का तरीकाकार है, हमारा जो कैपिटलिज्म निजाम है, ऐसा नहीं कि वो गिर जाए। सही, अभी बाद में तो करेंगे कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में फर्क क्या है, काश इसकी राइज हुई, इट इज अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन इसको नोट कर ले, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगे, लेकिन मतलब स्टेप वाइज करते हैं। थर्ड क्या था? थर्ड रीजन वो क्या इस्तेमाल करते? यहां पर मैंने लिखा है थर्ड रीजन, आई विल लेट इट हियर। you have bigger territory। यार कोई बात नहीं, अगर आपसे एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआ ये तो चले गए, लेकिन फिर भी अब तो सबसे बड़ी टेरिटरी आपके पास है, तो जरूरत क्या है कि हम आपको टेरिटरीज दे। ये उनकी एक आर्गुमेंट थी जो वो चला रहे थे। कौन? एलाइट पावर के, रशिया को हमने इसलिए इन्वाइट नहीं किया, सही, सिविल अनरेस्ट की वजह से। लेकिन मेन का क्या था? आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। डियर, one side in USSR we had the communism system, and the other side we had the capitalism system। तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म तो अजल से एक दुश्मन है। ये जो दुनिया आज तक चल रही है तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की वजह से जहां तक पहुंची है, या जो मसले आ रहे हैं तो कैपिटलिज्म कम्युनिज्म की वजह से आ रहे हैं। सो दिस वॉज द मेन रीजन वाई रशिया वॉज नॉट। तो इसलिए रशिया कहते थे कि नहीं, इस ट्रीटी ऑफ वर्सली को रिवाइज करना चाहिए, हम इनको नहीं मानते। हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, ओके। Okay guys, here is another one point। जो जापान था वर्ल्ड वॉर 1 में, वो किसके साथ पर था? एलाइट पावर के साथ, क्योंकि जर्मनी की कॉलोनीज थे, उन पर जापान ने हमला किया, जापान ने कब्जा किया, क्योंकि जापान का ट्रीटी थी किसके साथ? एलाइट पावर के साथ, उसको याद रखें। और चाइना, याद रखें, चाइना वॉज द कॉलोनी ऑफ जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर 1। Then Japan attacked on the
colony of Germany, which was China, and captured it. Do you understand? अभी तो जापान भी एलाइड पावर की तरफ था, क्योंकि उन्होंने जर्मनी की कुछ कॉलोनीज जो है वहां पर उन्होंने कब्जा लिया। लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में जापान जो है वो इस ब्लॉक में आ गया। अभी आप कहेंगे क्यों इस ब्लॉक में आ गया? दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन। यहां पर तो मैंने रशिया के रीजन बता दिया, अभी मैं जापान का रीजन बता रहा हूं आपको। जापान, ये हो गया आपका जापान का रीजन। यार इस ब्लॉक में नहीं है वो, तो मैं इसके रीजन बता रहा हूं आपको, ठीक है। सो जापान की रीजंस, वी डिड नॉट रिसीव टेरिटरीज। हमें क्यों टेरिटरीज नहीं दिए गए? हम तो मानते थे अगर हमें कुछ टेरिटरी, क्योंकि हम तो भी इस जंग में इन्वॉल्व थे। वी वर इक्वली इन्वॉल्व्ड इन दिस वॉर, नॉट ओनली फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन वर इन्वॉल्व्ड इन दिस, सो वी वर इक्वली इन्वॉल्व्ड। सो व्हाई वी वर नॉट इनवाइटेड, व्हाई वी वर नॉट गिवन कंप्लीट टेरिटरीज? अभी सिर्फ फ्रांस टेरिटरी लेंगे और ग्रेट ब्रिटेन टेरिटरी लेंगे और इटली टेरिटरी लेंगे, हम क्यों नहीं लेते इसको? डू यू अंडरस्टैंड? तो जापान भी किस ब्लॉक में आ गया? उस ब्लॉक में। इसी वजह से इनके दरमियान में कोएलिशन पैदा हो जाते हैं और बाद में ये वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है इनकी दरमियान में। ये जो जापान था पहले दुश्मन था जर्मनी और ओटोमन एम्पायर का, जो रशिया था दुश्मन था ओटोमन और हंगरी और ऑस्ट्रिया और जर्मनी की दुश्मन थे। बाद में ये दोबारा ट्रीटी शुरू करेंगे, फिर एक ब्लॉक हो जाएगी। दिस वाज द ब्लॉक, अ बिग ब्लॉक। अभी आ रहा है किस तरह ट्रीटीज होते हैं वो तो बाद में करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? सो दे से व्हाई वी डिड नॉट रिसीव मच टेरिटरीज, हमें तो कुछ नहीं दिया गया, हमें तो वैसे छोड़ दिए। हम तो भी इस जंग में इन्वॉल्व थे। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? ओके, सो अभी आते हैं, ये तो हो गया आपकी मतलब जापान का और रशिया की जो इस ब्लॉक में आ गए। जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस पहले थे वो इनकी फेवर में थे, बाद में जब ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के फैसले हो गए तो उनको कुछ नहीं दिया गया, तो they said that had to be revised. Understand? उसको क्या करना चाहिए? They have to be revised. उनको रिवाइज करना चाहिए। Do you understand? So therefore they came to this block B, those which were in the against Treaty of Versailles. Do you have any question? अभी आते हैं यूएस को। यूएस का क्या हो गया? ओके यार ये खत्म होता है या नहीं? Okay, so now look at here please. Coming to US. अभी आप कहेंगे सर यूएस कौन से ब्लॉक में था? ये भी सवाल है ना। किसके अगेंस्ट गए थे? नो, हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग। याद रखें द ट्रू विनर ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, यहां पर मैं लिखता हूं यूएस व्हाट वी से यूएस opinions okay, I'll put it here. US reaction reaction against US reaction against
ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। यूएस के क्या रिएक्शन थे? किसके? ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। हुई Okay, give me 1 minute, please. Yeah, make it stop for a while, please. I did that, forgot the. Okay, guys, इस पॉइंट को याद रखें। True winner of World War I was US. अभी जो ट्रू विनर था वो वर्ल्ड वॉर I का कौन था? वो था आपका यूएस। इसकी कुछ वजूहात है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, आईआर के एक्सपर्ट्स। वो कहते यूएस entered World War I in 1917। इस जंग के आखिरी मराहिल पर यूएस जो है वो दाखिल हो गया था। उसकी वजूहात क्या थी अगर आपको याद है वो तो हमने किए थे, ठीक है। उसकी वजह थी ब्लॉकेड ऑफ शिप्स, ठीक है। ब्लॉकेड ऑफ इस तरह था कि ये जो जर्मन से, ये आपका है फॉर एग्जांपल, ये आपका हो गया इंग्लैंड, ठीक है, ये आपका स्कॉटलैंड, उस वक्त उसको हम ग्रेट ब्रिटेन कहते थे। ये है आपका मतलब जर्मनी, फ्रांस वगैरह, ठीक है। यहां पर जो ओशन है इसको हम कहते हैं अटलांटिक ओशन। तो जर्मन्स के शिप्स ने यहां पर एक ब्लॉकेट बनाया था और उन्होंने ऐलान किया था कि भाई जो भी शिप्स ब्रिटेन को पहुंचते हैं उनको बस आप मार गिराएं। सो दिस वाज एक्चुअली देयर प्लान। तो यहां पर कुछ वेसल्स थे, यानी कुछ शिप्स थे जो अमेरिका के थे, और किसने मार गिराए? ये मार गिराए जर्मन्स ने। तो इसी वजह से जो है कौन दाखिल हो गया? यूएस जो है वो वार में दाखिल। एक दूसरी वजह भी थी, नहीं, वो नहीं, वो दूसरी वजह थी एक और, वो एक नोट मैंने आपको बताया था। यस, ज़ेमरमैन, याद रखे, ज़ेमरमैन, इसको याद कर ले। इट वाज द ज़ेमरमैन नोट। जो सेकंड वजह थे वो ज़ेमरमैन का नोट था, याद है। वो ज़ेमरमैन जो था वो एक जर्मन लीडर था, एक जर्मन कॉलोनल था, कर्नेल था, जिन्होंने मैक्सिको को क्या किया, एक लेटर लिखा और इस लेटर में कहा था कि आप जो है अमेरिका के खिलाफ उठ जाए और अपने हक की, मतलब मैक्सिकन को कह रहा था। तो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड वाले ने उनको चेंज किया, ठीक है, उनको चेंज किया। टेलीग्राफ था वो, ज़ेमरमैन टेलीग्राफ उसको हम कहते हैं। उस टेलीग्राफ को चेंज करके, डिकोड करके, उनमें कुछ वर्ड जो है ऐड करके उनको बताया दे कि जो जर्मन कहते हैं कि हम वहां पर ट्रूस भी भेजेंगे, मैक्सिकन की आर्मी को, मैक्सिकन के लोगों को अमेरिका के खिलाफ हमला करना चाहिए। तो अमेरिका की एक वजह, दूसरी वजह थी। तीसरी वजह था वो अमेरिका का जो ट्रेड पार्टनर्स थे वो एलाइड पावर्स थे, वो ब्रिटेन था, वो फ्रांस था, ठीक है, ज्यादातर। तो लिहाजा और लोन भी उनको दे चुके थे, कौन? अमेरिका। तो ये तीसरी वजह थी कि अगर मतलब एलाइड पावर हार जाते वर्ल्ड वॉर I तो क्या होता, इनकी तो लोन्स भी तबाह गर्क हो जाते, इनकी जो पैसे थे वो भी गर्क हो जाते। तो लिहाजा इसी वजह से जो यूएस है वो क्या हो गया, 1917 में उन्होंने इस जंग में फिर मुदाखिलत की, वो शामिल हो गए वर्ल्ड वॉर I में, ठीक है। और ये आखिरी साल थी इस जंग की, सही है। नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग।
ये असल में ये एक जर्मन डिप्लोमेट भी था, हाँ, डिप्लोमेट। जो जिमरमैन था वो एक जर्मन डिप्लोमेट भी था। तो अमेरिकन की जो ओपिनियन थी, ये जो जिमरमैन नोट था या टेलीग्राफ था, उन्होंने क्या किया, अखबारों में छाप दिया। तो लिहाजा अमेरिकन ने पब्लिक का ओपिनियन लिया है कि अभी आपको वार में जाना चाहिए। सी है, नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। अभी यूएस को एक ब्लॉकेट था, यूएस को एक प्रॉब्लम था कि वो इस वार को नहीं जाना चाहता था। वो था कैसर, ऑटोक्रेटिक कैसर। और कैसर कौन था? जो रशिया का डिक्टेटर था, ठीक है, कैसर जो रशिया का एम्पायर था, ठीक है। तो कैसर की वजह से वो नहीं जाना चाहता था किस चीज को, वार को। तो जब ट्रीटी ऑफ ब्रेट-लिटवस्की जब हो गई, जब कैसर जो है उनको तख्त से उतारा गया, तो ये बात भी खत्म हो गई, ये एक्सक्यूज भी अमेरिकन की। अमेरिका डिड नॉट वांट टू एंटर द वॉर, ओके, because they had clashes with the Kaiser, the emperor of the Russia, when he was overthrown. So this excuse also finished, and there were those three main reasons. और वो तीन वजह तो जो थे, एक थे जिमरन प्लान, जिमरन टेलीग्राफ, दूसरा क्या था, शिप्स जो उनके तबाह हो गए थे, तीसरा जो था वो लोन्स जो एलाइड पावर को वो दे रहे थे। नाउ यस यस, बिकॉज कौन, यस यस यस, तो बाद में उनको भी हटा दिया गया, बिकॉज कैसर वॉज ऑटोक्रेटिक who had whole control on his own country. There were some ideological difference which we will discuss next in communism and capitalism topic. See, now here is an interesting thing, guys. May I erase it? Okay, let me have this one for you. Okay, इसको हम ट्रू विनर क्यों कहते हैं? बिकॉज दे लॉस्ट वेरी लिटिल सोल्जर्स। उन्होंने 2 लाख या 2.5 लाख सोल्जर्स को लॉस किए थे। ये सबसे छोटे पैमाने पर थे, ठीक है, यानी 2 और 2.5 लाख सोल्जर को उन्होंने क्या किए थे, मतलब अमेरिकन जो है इतने जो है वो मर गए थे, यानी वो जो है इन जंग में मतलब वो ख़त्म हो गए थे। ये था सबसे छोटा रेशो, सही। सो सेकंड, World War I, according to many experts, World War I was also a source of economy या economic benefit for America. ये जो World War I था, ये अमेरिका के लिए एक सोर्स ऑफ बेनिफिट था, इकोनॉमिक बेनिफिट था। आप कहेंगे किस तरह इकोनॉमिक बेनिफिट था? बिकॉज US used to sell the guns and the technology on the allied power as well as on the central power. पहले जब जंग की तैयारी हो रही थी तो उससे पहले यूएसए तो पहले से बिजनेस कर रहा था, किस चीज का, गन्स का, टेक्नोलॉजी का, दोनों पर खासकर ज्यादा चीजें जो है एलाइड पावर को दे रहे थे और चीजें सेंट्रल पावर को भी दे रहे थे, ठीक है। तो इट वाज ए सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर अमेरिका। कौन? ये जो वर्ल्ड वॉर I था, ठीक है। ओके, तो अभी क्या हो गया, याद रखें, अमेरिकन
American public when they enter the war, जब अमेरिका वार में दाखिल हो गया, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हो गई, उसके बाद अमेरिकन पब्लिक were the opinion of neutrality, और यहां पर मैं लिखता हूं दूसरा पॉइंट, आइसोलेशन। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के बाद क्या हो गया, अमेरिका जो है, अमेरिकन के पब्लिक्स की प्रेशर था वुडरो विल्सन पर, ठीक है, और वो कहते थे कि भाई हमें यूरोप की मामलात में, यूरोप के अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ज्यादातर अमेरिकन पब्लिक की ओपिनियन थी न्यूट्रलिटी का, कि अमेरिका को न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल का क्या मतलब है कि ना लीग ऑफ नेशन को मानना चाहिए और ना रिटिफाई करना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, यानी ना उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और ना जो है उनको मतलब रिजेक्ट करना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। किसको? अमेरिका को। सही है। तो क्यों आईआर के एक्सपर्ट कहते थे, व्हाट वाज द रीजन? नाउ हियर वाज नाउ व्हाट हैपन, लोन लीग ऑफ नेशन वाज एस्टैब्लिश। जब लीग ऑफ नेशन इस ट्रीटी के बाद हो गया, व्हाट हैपन, यूएस डिड नॉट बिकम अ मेंबर, did not become a member। यूएस वो मेंबर नहीं बना, यूएस did not become a member। कौन मेंबर नहीं बना? यूएस was not the member of लोन, लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं रहा, याद रखे। बिकॉज the reason was because the Treaty of Versailles was not done, Treaty of Versailles was not done according to the Woodrow Wilson points, according to the Woodrow Wilson vision of peace। Do you understand, guys, what I'm saying? Okay. Okay. So US did not ratify it। ratify का क्या मतलब है? He did not agree on this। So this was the, or remember, Treaty of Versailles was also not approved by USA। ये जो Treaty of Versailles थी वो भी USA ने अप्रूव नहीं की। He did not approve, क्योंकि ज्यादा अमेरिकन जो है वो ये भी चाहते हैं कि वुडरो विल्सन के पॉइंट्स जो है उन पर भी जो है अमेरिकन को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हत्ता कि वुडरो विल्सन के जो पॉइंट्स थे, अमेरिकन की ओपिनियन थी। आईआर कहते हैं कि इसकी वजह क्या है? आईआर के एक्सपर्ट कहते हैं कि भाई अगर ये मुआहदा या ये पीस ट्रीटी या ट्रीटी ऑफ वर्सलीज अगर वुडरो विल्सन की वो 14 पॉइंट्स जो थे उसके मुताबिक होता तो अमेरिका एक मेंबर बनता, किसका? लोन का। तो अमेरिका जो है उसकी जो वजूद थी वो तो यूरोप में भी आ जाती, तो उनके हिस्सा भी यूरोप में आ जाए। कल अगर दोबारा जंग हो जाए तो यूएस को फिर उसमें इन्वॉल्व यानी उसमें शमूलियत उसे लाजमी करना चाहिए था, क्योंकि वो तो लोन का हिस्सा था। तो लिहाजा इसलिए आईआर के इस पर कहते, इसलिए अमेरिकन जो है वो ये चाहते थे कि यूएसए जो है यानी यूएस जो है वो हमेशा के लिए क्या हो जाए? आइसोलेट हो जाए, वो न्यूट्रल रह जाए। किस में? लीग ऑफ नेशन के मामलात में और ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की इस एग्रीमेंट में। डू यू अंडरस्टैंड? दिस वाज वन रीजन। आईआर के एक्सपर्ट कहते हैं, अगर लोन का हिस्सा होता यूएस, अगर कल दोबारा जंग हो जाए तो फिर तो यूएस को तो लाजमी हिस्सा लेना चाहिए। दिस वाज वन। सेकंड पॉइंट जो आईआर के एक्सपर्ट कहते हैं वो क्या था? वो कहते थे अगर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज अमेरिकन यानी यूएस, मतलब अगर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, मेक इट दिस ऑफ प्लीज, अगर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ओके, हियर इज
रीजंस, यहां पर मैं लिखता हूं थोड़ा, यूएस रीजंस ऑफ नन इन्वॉल्वमेंट, यूएस के रीजन इन नन इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन में एंड और किस में, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में। उसकी रीजन मैं आपको बता रहा हूं। एक रीजन था फ्यूचर थ्रेट। फ्यूचर थ्रेट का क्या मतलब है कि अगर अमेरिका यानी यूएस जो है वो एक मतलब उसका हिस्सा होता लीग ऑफ नेशन का या ट्रीटी ऑफ वर्सली को एक्सेप्ट करता, तो बाद में अगर जंग हो जाए तो फिर तो यूएस को तो हिस्सा लेना चाहिए, तो लिहाजा इट वाज अ फ्यूचर थ्रेट। सी एक तो ये है। सेकंड, हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग, दूसरा क्या था, लॉस्ट ऑफ बिग मार्केट, लॉस्ट ऑफ बिग मार्केट कंज्यूमर। अमेरिका तो प्रोडक्ट्स बना रहा था, तो अगर वो इलाइट के साइड पर हो जाता, अगर वो इलाइट की ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को मानता, अगर वो लीग ऑफ नेशन का मेंबर होता, तो जर्मनी तो फिर उसके खिलाफ होती। तो जर्मनी तो इनके लिए एक इकोनॉमिक मार्केट था, ऑस्ट्रिया हंगरी इनके लिए एक इकोनॉमिक मार्केट था, कंज्यूमर है ना, वो तो प्रोडक्ट्स लेंगे, सही है। ओटोमन एम्पायर उनके लिए कंज्यूमर मार्केट था, तो लिहाजा अमेरिकन अपने प्रोडक्ट्स कहां पर भेजेंगे, ये था सेकंड रीजन। थर्ड रीजन, impacts of relations। ये जो सेंट्रल पावर थे, तो फिर अमेरिका का जो रिलेशन था वो क्या होता, उस पर असरात होते, फिर वो कम हो जाते या खराब हो जाते। तो ये था थर्ड रीजन। फोर्थ रीजन, इट इज इंटरेस्टिंग थिंग, फोर्थ रीजन, हाउ टू बी world, okay, to be world dominant power। अगर वो न्यूट्रल नहीं रहता तो कल अमेरिका एक वर्ल्ड डोमिनेंट इकोनॉमिक कंट्री नहीं बनता, या एक डोमिनेंट पावर नहीं बनना, उनको नहीं बनना था। क्या मतलब ये है कि अगर वो एलाटपुर के सब तरफ होता, तो फिर तो अमेरिका की जो पावर थी, जो इन्फ्लुएंस थी, वो कम हो जाती। किस पर, सेंट्रल पावर पर, ठीक है। वो सेंट्रल पावर उनके खिलाफ फिर होते, ऑस्ट्रिया हंगरी उनके खिलाफ होते कि भाई अब तो भी उसमें शामिल थे। तो लिहाजा अमेरिका वांटेड टू ग्रो, वांटेड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम दुनिया पर वो इन्फ्लुएंस देना। इसी तरह टू बी डोमिनेंट, टू बी वर्ल्ड डोमिनेंट पावर, सो ही डिड नॉट एक्सेप्ट और अप्रूव ट्रीटी ऑफ वर्सली, और लोन से तो वो आइसोलेट हो गया, वो न्यूट्रल रह गया। द ओनली कंट्री यूएस विच रिमेन एज अ न्यूट्रल इन द लोन लीग ऑफ नेशन, nor did he accept or approve what this treaty, ठीक है। इनमें उन्होंने कुछ मतलब ना दस्तखत की ना अप्रूव किया। सो ही फॉलोड द रूल ऑफ आइसोलेशनिज्म, ठीक है। वो आइसोलेट हो गया, कौन, अमेरिका, क्योंकि वो क्या चाहता, ही वांटेड टू बी वर्ल्ड डोमिनेंट पावर, टू बी वर्ल्ड डोमिनेंट इकोनॉमिक पावर। वो अपने वो कब्जा करना चाहते थे, किसको, सारी दुनिया को, और आज भी उन्होंने कब्जा किया है। वो बाद में वो ट्रू हो गया। Do you understand? So there are many reasons which IR expert, एक रीजन एक IR एक्सपर्ट कहता है कि भाई नो, टू शो योर ऑनेस्टी टू द वर्ल्ड दैट वी आर द बेस्ट पीपल फॉर यू। बाज IR एक्सपर्ट कहते हैं कि ये लोन में क्यों ये शारिक नहीं हुए, ट्रीटी ऑफ वर्सली को उन्होंने क्यों रेटिफाई नहीं की, तो वो कहते थे कि भाई टू बी ऑनेस्ट विद द वर्ल्ड, टू शो दैट वी आर द गुड पीपल। डू यू अंडरस्टैंड? वी आर द जज। So therefore they did not do it. So बहुत से IR के एक्सपर्ट बहुत से ओपिनियन इसके बारे में दे रहे हैं। So क्या हो गया,
Several years बाद, where is this guys? Several years after. Several years after. Several years after. क्या हो गया? US mad or US did a treaty, a separate treaty with जर्मनी. कुछ सालों बाद यूएस जो है उन्होंने एक अलहदा ट्रीटी की. किसके साथ? जर्मनी के साथ. और ये जो ट्रीटी थी ये तो लीनियन ट्रीटी थी. क्या था? लीनियन ट्रीटी थी. लीनियन का क्या मतलब है? इट वॉज जस्ट अ सॉफ्ट ट्रीटी कि भाई हम आपके साथ हेल्प करेंगे आपको, बिकॉज अमेरिका डिड नॉट वांट टू लूज ए बिग मार्केट ऑफ कंजप्शन. ये तो अभी वहां पर तो वैक्यूम पैदा हो गया था. किस चीज का? कंज्यूम मतलब प्रोडक्ट्स का. जर्मनी तो इंडस्ट्रियल जोन तो वहां से चले गए, तो अमेरिका चाहता था. तो अभी तो जर्मनी बहुत वीक है, तो बाद में जब फ्यूचर में अगर ये ग्रो कर ले तो हमारे ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, हमारी ही चीज इस्तेमाल करेंगे, तो इसके साथ क्यों हम अलहदा ट्रीटी नहीं करते? तो अलहदा ट्रीटी उन्होंने किया. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, लास्ट में बस इसको खत्म करते, कंक्लूजन को आते हैं. रिमेंबर दिस ट्रीटी ऑफ वर्सलिस. ओके, ट्रीटी इस पॉइंट को याद रखिए, कंक्लूजन पॉइंट के. ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस लेफ्ट hatred and German hearts. ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सली हुई तो जर्मन के दिलों में नफरत पैदा हो गया. किसके खिलाफ? एलाइड पावर के खिलाफ. और ये नफरत इतना ज्यादा था कि बाद में क्या हो गया? बाद में जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई. ठीक है, एक था. दूसरा पॉइंट, अदर कंट्रीज, सम कंट्रीज या अदर कंट्रीज, बास जो है खासकर रशिया और जापान और इटली भी इसमें था. इटली और जापान खासकर मैं लिखता हूं इटली, ठीक है, जापान और रशिया. इस पॉइंट का फेल्ट चीटेड. वो कह रहे कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है, हमें तो कुछ नहीं दिया गया. हालांकि कुछ टेरिटरी तो इटली को दिए गए थे, अगर आपको याद है हमने किए थे. हाँ, इटली भी ब्लॉक बी में चला गया. इटली भी कहते हैं कि भाई आप लोगों ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की है. सो अदर कंट्रीज खासकर इटली, जापान और रशिया फेल्ट चीटेड. और एज वेल एज, यहां पर एक और पॉइंट के, एंड एज वेल एज betrayed by this peace settlement. यार ये कौन सी पीस सेटलमेंट थी जिसमें सिर्फ पैदा फ्रांस और ब्रिटेन का हो गया? ये कौन सी पीस सेटलमेंट थी? वो कह रहे थे तो हमें धोखा दिया गया था, हमने भी जंग में हिस्सा लिया था, तो हमें कुछ नहीं मिला. ये तो फ्रांस जो है, अगर आपको याद है फ्रांस ने क्या किया था, वो 15 साल के लिए वो किस इलाके का कोल जो है वो इस्तेमाल करेंगे 15 साल के लिए? जो ट्रीटी था ना जर का, सार का. ओके, सो दिस वॉज, दे थॉट दैट वी हैव बीन चीटेड. हमारे साथ ही धोखा हो गया है. एक था ये कंक्लूजन पॉइंट्स में लिख ले. दूसरा, अफ्रीका एंड एशिया colonies. Africa and Asia colonies were angry at the mandate system
कौन सा सिस्टम? मैंडेट सिस्टम ऑफ लोन। जो लीग ऑफ नेशन का मैंडेट सिस्टम था उनके खिलाफ थे वो गुस्सा हो गए थे, क्योंकि बिकॉज दे वांटेड इंडिपेंडेंस, और उनको इंडिपेंडेंस नहीं दिया गया बल्कि मैंडेट बना दिया गया। मैंडेट तो भी एक नई टर्म है, किस चीज के लिए? कॉलोनी के लिए। दे वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, दे वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, वो आजाद होना चाहते थे, लेकिन उनको मैंडेट सिस्टम में लाया गया। सो दिस वाज, दे डिसरिगार्डेड द एलाइट पावर, डिसरिगार्डेड या द लोन डिसरिगार्डेड देयर what? They disregarded actually their independence, and therefore they were angry at this. ये conclusion है, ठीक है? So, do you understand guys by this? Okay. Now coming to the last point, and we make it a finish. Okay. Okay. Here was another one point. Loan failed in many ways to preserve peace because of US isolation. जब लोन से यूएस बाहर हो गया तो यूएस का सपोर्ट नहीं था, तो लिहाजा लीग ऑफ नेशन फेल हो गया बहुत से चीज़ों में, ताकि वो पीस को बरकरार कर सके, ताकि वो जैपनीज का, वो इटालियंस का, मैंने आपको कहता है कि जो जैपनीज और इटालियंस थे वो याद रख करें, दे वेंट अगेंस्ट दिस ट्रीटी। इटली, जापान एंड रशिया वेंट अगेंस्ट दिस ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, वो इनके अगेंस्ट हो गए। सी है, डू यू अंडरस्टैंड गाइस? ओके, सो ये है आपकी आखिरी पॉइंट। तो इसी वजह से अब क्या हो गया, जब इतना हेट्रेट इटालियन में आ गया, जापानीज में आ गया, तो अब इनके दरमियान में वो ट्रीटीज शुरू हो गए, वो नए मतलब रेवोल्यूशंस आ गए, जो खास बना किसका? सेकंड वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, वो कल इंशाल्लाह कॉजेज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें कल हम नाजिज्म शुरू के किस तरह हिटलर उठ गया था, और फैशिज्म शुरू करेंगे किस तरह फैशिज्म जो है इटली जो है, वहाँ पर इटली में फैशिज्म की मतलब उसकी जो मतलब वजूद थी वो आई। सही है, सो दिस विल डिस्कस। एनी क्वेश्चन हियर इन दिस स्टडीज टॉपिक गाइस? एनी क्वेश्चन? जी जी, वो जापान ने ही लिया था, लेकिन जापान फिर भी मतलब उनकी जापान की कंट्रोल में थी चाइनीज की कॉलोनी। चाइना तो बाद में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो है वो आज़ाद हो गई 1948 में। ठीक है, 1948 और 1949 में। ठीक है, वो एक कॉलोनी थी जापान की, लेकिन चाइनीज ने खुद भी रिवॉल्यूशन शुरू किया था अगेंस्ट जापानीज। देयर इज चाइनीज एंड जापानीज वॉर्स विच आर कमिंग। ठीक है, लेकिन जो चाइनीज कॉलोनी थी किसकी थी? ये जर्मनी की थी, और ये जर्मनी से जापान ने कब्जा किया था, तो जापान भी इस हिस्से में एलाइड पावर के साथ था। ठीक है, सो दिस वाज, अभी और भी बहुत से पॉइंट्स इसको करें। दिस वाज दिस ट्रीटी ऑफ वर्सलिस वाज टू डिसइंटीग्रेट द बिग एम्पायर्स, यानी बिग एम्पायर्स को तोड़ना चाहिए। ओटोमन एम्पायर को उन्होंने तोड़ दिया,
ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर को, जिसको हैब्सबर्ग एम्पायर कहते हैं, उनको भी उन्होंने तोड़ दिया। साथ में जर्मन की बड़ी एम्पायर भी उन्होंने तोड़ डाली। उनकी ही ये मकसद था कि ये जो नए पावर्स आ रहे हैं इनको तबाह करना है, उनको ख़राब करना है, ताकि फ्यूचर में भी, और इस तरह से उनको मतलब डिस्ट्रक्शन की तरफ, यानी इकोनॉमिक टर्मोइल में, वायलेंस में, सिविल अनरेस्ट में डालना चाहिए, ताकि फ्यूचर में दोबारा ये ना उठ सके। सही। सो दिस वाज एक्चुअली देयर व्यूज। जी यस यस, तो वो तो इसने तो साथ ही में ये ट्रीटी बनाई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। यस, तो वो यहाँ पर कैसे याद रखिए, अभी आ रहे, कल इसके पॉइंट कल हो जाए। जर्मनी ने तो ट्रीटी साइन की थी, तो फिर जर्मनी के खिलाफ था। बाद में जब नाजिज्म, जो नाजी पार्टी आ गई वजूद में, तो लोगों को वो मोटिवेट कर रहे थे कि भाई हमारे साथ नासा, तो सब पब्लिक ओपिनियन उन्होंने खींच लिया, और सब तमाम पब्लिक जो है वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के खिलाफ हो गए थे। पहले तो उनके खिलाफ नहीं थे वो तो बाद में। इसी तरह इटली में फैशिज्म शुरू हो गया, और फैशिज्म जो है वो फैशिस्टिक एक पार्टी, वो तो कल इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। वो लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि भाई ये इटली क्या कर रहा है, सब चीज़ें तो ब्रिटेन ले गए, सब चीज़ तो फ्रांस ले गए, हमें कुछ क्या दिया गया, तो लिहाजा हम इसको नहीं मानते। इतना नहीं कि इतना जल्दी EU हो गया, ये आहिस्ता आहिस्ता 2-3 साल बाद जो ये चीज़ें हो रहे थे। ठीक है, याद रखें हम 1923 से लेकर 1926 के दरमियान जा रहे हैं। अभी 1929 बाकी है, किस तरह वो पार्टी आता है, किस तरह हिटलर आता है, वो विल डिस्कस देम। जी सर, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जब हो रहा था तो इसमें वो 4 ममालिक थे। हाँ, US था, इटली, फ्रांस और यस यस। तो साथ में सर अब्दुल्ला ने भी उस चीज़ को मेंशन किया कि वो सारे फैसले ब्रिटेन और फ्रांस के। हाँ, तो ये दोनों बंद इस वक्त उसके अगेंस्ट नहीं थे सर? कौन? ये इटली और US। नहीं, बाद में अगेंस्ट हो गए। नहीं, ऑन द स्पॉट तो US ने रेटिफाई किया था, याद रखें, US ने कोई दस्तखत नहीं की इस पर। ऑन द स्पॉट वुडरो विल्सन सिर्फ चीज़ें दिए और उनको मतलब उनके एक्सेप्ट नहीं किया, ना उनका पार्ट बना, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकन जो है, अमेरिकन पब्लिक की प्रेशर थी वुडरो विल्सन पर। वो चाहते थे कि भी अमेरिका को आइसोलेशन की थ्योरी फॉलो करना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, तो वो न्यूट्रल रह गया पब्लिक की प्रेशर की वजह से। इटली तो पहले खुश थी कि भाई मैं भी इसमें मौजूद हूँ, ठीक है, लेकिन बाद में पब्लिक की ओपिनियन ही उठ गया कि भाई ये तो नाइंसाफ़ी है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, हमने तो भी लड़ाई में हिस्सा लिए हैं, तो लिहाजा हमें टेरिटरी क्यों नहीं, हमें नेचुरल रिसोर्सेज की चीज़ें क्यों नहीं दिए गए। तो ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता 1 साल 2 साल 3 साल बाद ये चीज़ फिर ये इनके खिलाफ हो गए। वो तो उसी दिन नहीं हुए कि कल लोग खिलाफ हो गए इसके, बाद में जब और चेंज है, तो हम सालों सालों के बाद